स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं अरशद अली, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज हमें बड़ा गर्व है अपने उत्तर प्रदेश के इस बागपत ज़िले पर, और उस बागपत ज़िले का नाम रोशन किया है एक ऐसी संस्था ने जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं श्री राम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज जो बड़ौद में स्थित है। आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं जिन्होंने हमारे इस बागपत ज़िले का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में नाम रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री राम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज के डायरेक्टर उपेंद्र सर की। उपेंद्र सर आज हमारे साथ मौजूद है। हम उपेंद्र सर की इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि इस बच्चों की मेहनत के पीछे क्या राज है। हम इस संस्था के बारे में जानना चाहेंगे, यहाँ के टीचर्स के बारे में जानना चाहेंगे और कुछ सक्सेस सीक्रेट, कुछ सक्सेस टिप्स लेना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की इस खास मुलाकात को शुरू करते हैं। सर हमारे इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत बहुत। सर आज हम आपसे इस तरह की मुलाकात करने के लिए आए हैं। देखो जो बच्चे हैं आपके, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में नाम रोशन किया है। आज आपकी भी जर्नी जानने के लिए आए हैं और इस सफलता के पीछे क्या रणनीति है उसके बारे में भी जानने के लिए आए हैं। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मैं उपेंद्र चौधरी, आज सभी यहाँ पर सभी सुन रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी जर्नी एक बहुत छोटी भी है और छोटी के साथ साथ एक बहुत बड़ी भी है। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है एमएससी मैथमेटिक्स और फिजिक्स से है, जो मैंने जाट कॉलेज और जैन कॉलेज से 2001, 2003, 94 की मेरी एजुकेशन अमीनगर सराय इंटर कॉलेज से है हाई स्कूल की, और 12th की एजुकेशन भी मेरी जो है पीसीएम से है, वो भी अमीनगर सराय इंटर कॉलेज बड़ौद बागपत से ही है। 96 से मेरा सफ़र शुरू होता है जब मैंने 12th पास किया था। 96 में एक मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड के विषय में भी आप लोगों को बता दूं। जी सर। बैकग्राउंड है, किसान का बेटा हूं और मध्यम वर्ग से हूं। जब मैं पढ़ता था तो एक आर्थिक स्थिति के कारण मैं बहुत बच्चों को देखता था कि वो पढ़ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ अपने साथ भी था, लेकिन उस आर्थिक स्थिति को साइड रखते हुए मैंने एक संस्था एंजल्स पब्लिक स्कूल 96 में, जिसमें मैंने पढ़ाना शुरू किया, और वहाँ से केवल और केवल उद्देश्य बना लिया कि एजुकेशन के क्षेत्र में एक नाम जो है उसको प्रमोट करना है। कुछ परमात्मा के ऐसे संयोग रहे या आशीर्वाद रहा कि वहाँ से जब मैंने सफ़र शुरू किया तो 99 तक मैंने वहीं पे पढ़ाया। 99 के बाद मैंने अपना एक छोटा सा आवास विकास में राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल के नाम से 9 से 12th कक्षाएँ प्रारंभ की। प्रतिभा किसी, जो अभी बताया आपने, किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। 9 से 12 तक का मेरा स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो बड़े बच्चे हैं, मुझे बड़े इंटरेस्ट आता था उन्हें पढ़ाने में। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ और साइंस था, जिसे मैं स्टार्टिंग से ही लेके चलता था। वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया, और सफ़र तय करते करते 2006 में मैंने एक छोटी सी संस्था अपने खुद के राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल, जो एक किसी किराए के मकान में चल रहा था, पट्टी चौधान में शुरू किया। 2006 का ये वर्क है। वहीं से मेरा असली सिलसिला शुरू हुआ बच्चों को पढ़ाने का। मैं देखता था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रतिभावान हैं, लेकिन गाइडलाइन नहीं मिल पाती उनको। धीरे धीरे मैंने खुद से अपने अध्यापक बंधुओं से, जो मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनसे मैंने जो है कुछ प्रेरणाएँ ली। जो बच्चे अच्छे थे उनको पढ़ाना शुरू किया, उनसे प्रेरणा स्रोत यहाँ तक पहुँच गया कि मैं खुद उनको अपने पास रख कर के उनकी प्रतिभा निखारता था। खुद शाम में भी उनको पढ़ाना था जब तक अनमैरिड था, और उसके बाद जैसे प्रतिभा निखरती गई तो संख्या भी हमारे पास बढ़ी, और उस संख्या में हम पहुँचे 2009 में, जहाँ आज हम बैठे हुए हैं अमीनगर सराय रोड लक्ष्मी नगर में, जहाँ श्री राम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज का पहला कदम हमने रखा था। 2009 में स्टार्ट किया था। 2011 में हमारे कॉलेज को एफिलिएशन मिला। 2012 में यहाँ से हमने अपना लक्ष्य चुना, और विभा जैन ने एक प्रतिभा विभा जैन जिसने इंटरमीडिएट में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया,
वहाँ से असली सफ़र शुरू होता है कि बच्चे जो है उनको मोटिव करने का तरीका क्या होता है, उनको पढ़ाना कैसे चाहिए, उनकी कामयाबी का जो शिखर है वो कहाँ कैसे पहुँचता है। तो वहाँ से हमने 2012 में जब विभा जैन ने हमें इंटरमीडिएट में टॉप दिया, तो उसके बाद हर बच्चे को हमने चुनना शुरू किया और अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया। उसी क्रम में जोड़ते हुए हमने एक रणनीति बनाई अपनी कि बच्चों को अधिकतम एजुकेशन दे करके अधिकतम पेपर उनके कराए जाए। अधिकतम एजुकेशन से मतलब ये है कि उनको समय से पहले ही कोर्स पूरा करा दिया जाए, और वो रणनीति हमारी थी कि हम अगस्त में ही पूरा कोर्स करा देते थे। उसके बाद हम जो है प्री बोर्ड के माध्यम से, प्री बोर्ड एक नाम दिया गया परीक्षा का, प्री बोर्ड के माध्यम से उनको चैप्टर वाइज, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है एक चैप्टर का एक पेपर कराते थे। फिर उसके बाद जैसे बच्चों की मेरिट बनती थी ऊपर से नीचे तक, कहाँ तक स्टैंड करता है, हाई मेरिट लेवल पे फिर हमने 3 चैप्टर्स रखे, फिर 5 चैप्टर। उस क्रम में स्टार्टिंग में हमने 30 बच्चे चुने। जब 3 चैप्टर का हुआ तो उसमें 20 बच्चे रह गए, जब 5 चैप्टर का हुआ 15 बच्चे रह गए। लेकिन जब आखिरी मुकाम पे पहुँचे जनवरी में हम जा कर के, तो केवल और केवल हमारे पास बचे 5 बच्चे। उन 5 बच्चों को हमने स्टैंडर्ड सिखाया लिखने का, कहाँ से लिखना है, कितना लिखना है, किस क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना चाहिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कितना ना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ डालना है, किस क्रम में क्वेश्चन को करना है, कहाँ हाइलाइटर लगाना है, क्या स्थिति हमें करनी चाहिए। उस स्थिति का लाभ जब हमें मिला तो वो 2017 में हमें ऊपर ले गया। 2017 में हमने खुशबू शर्मा जो हमारी स्टूडेंट रही है विद्यालय की, मंडल टॉप किया था हाई स्कूल में, और उसी के साथ दूसरी प्रतिभा निखर करके आई थी अंजलि कटारिया जी। उसी से हमने अपने आप को आगे बढ़ाया। 2018 में जो आप जान रहे हैं अनुराग मलिक डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा था जी। और आज उसने अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए स्टेट में फर्स्ट रैंक ली है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय वर्क है। और इसके पीछे है केवल और केवल बच्चे का लक्ष्य और उसकी गाइडलाइन जो हमारे यहाँ अध्यापक बंधु है, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, जिन्होंने सानिध्य में बच्चों ने प्रेरणा ली। पूरा समस्त स्टाफ किसी भी चीज़ के लिए एक चीज़ को फोकस किया कि ये जो बच्चे हैं मेरिट वाले, इनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मेरे यहाँ एक सबसे बड़ा प्रतिबंध है ट्यूशन पर जी। जिसका मैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट मानता हूँ कि जो बच्चा ट्यूशन क्लास लेता है वो विद्यालय वाली जो क्लासरूम की क्लास होती है उसको नेगलेक्ट करता है। कारण है उसका, जो भी प्रॉब्लम होती है वो ट्यूशन में अपनी हल करता है, जिसके कारण जो विद्यालय के अध्यापक है उनको वो साइड में लेकर के सोचता है कि ये काम हमने यहाँ नहीं किया, हम ट्यूशन में कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, गार्जियंस पर डबल जो है दोहरी मार होती है। ये डबल प्रेशर जिसको आप कहेंगे। डबल प्रेशर क्या है, वो स्कूल की फीस देगा और उधर से ट्यूशन की फीस देगा, लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इसमें मैं सभी जो भी मेरे साथी हैं, अध्यापक बंधु हैं, समाज में जो भी बंधु हैं, उन सबसे पेरेंट्स से, बच्चों से, अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा इस तरह का कार्य न करे कि उसको गार्जियंस को डबल प्रेशराइज हो। ट्यूशन को आप अगर पढ़ रहे हैं तो एज ए ट्यूशन क्लास ही है, मैं जहाँ जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ट्यूशन क्लास ही दे रहा है आपको। तो एक मेरा सबसे ये जो है संदेश भी है कि इसमें आप लोग जो है ट्यूशन की आवश्यकता ना रखें। दूसरी बातें होती है कि बच्चा जो प्रतिभावान होता है उसको अगर आप गाइडलाइन अच्छी दे रहे हैं तो उसकी गाइडलाइन, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, केवल और केवल परमात्मा के अलावा। और परमात्मा का आशीर्वाद ये आप सब जानते हैं कि सब पर होता है, और सफलता किसी की अपनी का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता। मोहताज तो होती ही नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं होता। रेगुलरली पढ़ाई जो है एक स्टेप होता है, लिख करके उसको पढ़ना होता है, याद जो आपने किया है उसको लिखना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैं सभी को बताना चाहूँगा, देना चाहूँगा। और उस सफलता में आज हम क्रम में जुड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें होती है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करके उसको छोड़ देना, ये उसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। लक्ष्य को पकड़ के रखना और उसे आगे बढ़ाना ही हमारा जो है मोटिव होना चाहिए, तभी सफल रहेंगे। थैंक यू सर, आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर, जो बच्चों की ये मेहनत सामने आई है
इसमें टीचर्स का रोल, आपका रोल काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी अहम है। यहाँ पे जो टीचर्स है वो काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, और जैसे यहाँ पे आप अपॉइंट करते हैं टीचर्स को, वो उसका तरीका हमें बताइए। यहाँ के टीचर्स की मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है कि यहाँ के टीचर काफ़ी टैलेंटेड है, तो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है? आप टीचर का सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं? हमारे प्रधानाचार्य जी की क्वालिटी है वे टीचर्स का जो सिलेक्शन करते हैं, जी कम से कम 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस, जी पोस्ट ग्रेजुएट, जी और साथ में जो एजुकेशन डिग्री है जिसको हम बीएड बोलते हैं, जी उनके इंटरव्यू के साथ होती है। और जब वे सफल हो जाते हैं तभी उनको चयनित किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी ये है कि हम टीचर्स की क्वालिटी को देखते हैं, न कि उसके पेमेंट को। जी पेमेंट उनका होता है, क्वालिटी हमारी होती है। पेमेंट स्टाफ की चॉइस के अनुसार रहेगा और क्वालिटी प्रिंसिपल साहब की जो कंडीशन है उनके मध्य जाएगा। और एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि अनमैरिड टीचर नेगलेक्ट, जी क्योंकि अनमैरिड टीचर ये नहीं होता कि वो बहुत अच्छा नहीं होता या पढ़ा नहीं सकता, बहुत अच्छा भी पढ़ाता है, लेकिन कल परिस्थितियाँ होती है कि मैरिड होने के बाद क्या स्थिति होगी, कहीं जाना पड़ेगा, दूसरी जगह पढ़ाना पड़ेगा, या परिवार के साथ कहाँ रहना पड़ेगा। तो पहले से जो ऑलरेडी अपने सिस्टम को बनाए हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ है, फैमिली में घुले हुए हैं, स्टेबल है, तो इस तरह के अध्यापकों का चयन हमारे प्रधानाचार्य जी करते हैं, जो बहुत एक सराहनीय कार्य है। सर, हमारे बागपत ज़िले में काफ़ी स्कूल है और काफ़ी स्कूल ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी टॉप करें, और कहीं ना कहीं स्कूल मेहनत कर भी रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, किसी भी इंसान का कोई मिशन होता है, जिस मिशन के पीछे वो जुट जाता है और ये सोचता है कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को टॉप ही कराना है। कोई सर ऐसा वाक़या है जो आप शेयर करना चाहें? क्योंकि कुछ सालों से ही हमारे बागपत ज़िले का नाम हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, स्पेशली काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं लोग। तो मतलब हम आपके विज़न के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसा क्या है आपके माइंड में कि आप एक स्ट्रॉन्ग विज़न लेके चल रहे हैं? देखो, स्ट्रॉन्ग विज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 2 चीज़ें जुड़ी होती है। कहीं भी आप देखो कि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपको ताली बजानी है तो वो एक हाथ से नहीं बजेगी। जी सर। ताली जो बजती है वो दोनों हाथ से तो बजती है, और उसके लिए सबसे पहले जो हथेली उठेगी वो मैं गवर्नमेंट जो अपनी है उसके लिए एक जो उन्होंने सराहनीय कार्य किया है, ये नकलविहीन परीक्षा कराकर। जी। अब तक मैं किसी सरकार पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी के सानिध्य में हुआ, ये एक सराहनीय कार्य है कि जब से नकलविहीन परीक्षाएं हुई है, प्रतिभाएं अपने परिचय की मोहताज नहीं रही है। दूसरी बात है जो हमारी मेहनत है, मेहनत का प्रोसेस हम बच्चे को उसके राइटिंग से लेके और उसकी जो कंडीशन है मोटिवेशन की, जहाँ तक अपार सफलता मिलती है उस तक पहुँचाने का लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य है प्री बोर्ड। उस प्री बोर्ड में छोटी से छोटी कमियां जो होती है उनको दूर किया जाता है। उसके बाद बहुत ही हार्ड मार्किंग के साथ मार्क्स दिए जाते हैं, जिससे कि कहीं भी कोई 1% भी प्रॉब्लम ये ना रहे कि कल हम उसके विषय में सोचें। इसीलिए मैं मानता हूँ कि आज जो ये व्यवस्था है जिले बागपत की, जो बहुत अच्छी है, सराहनीय है। बच्चों की मेहनत, हमारे अध्यापकगण किसी भी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट तत्पर रहते हैं, किसी भी तरह से कोई भी टाइम, स्कूल टाइम ये नहीं कि हमारा 8 बजे से 1 बजे तक है, तो बच्चा भी और हमारा स्टाफ भी जिस विषय में, जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है, 4 बज जाए 5 जाए, हमेशा तत्पर रहते हैं, जो एक बहुत सराहनीय कदम है। सर, जैसे YouTube पर और TV पर आपके बच्चों का आपका इंटरव्यू लोग देख रहे हैं, उन्हीं के बीच में से कुछ नेगेटिव लोग भी है। माफ़ी चाहूँगा सर, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, उन लोगों का है। वो लोग ये कहते हैं कि जो ये श्री राम स्कूल वाले हैं, इनका कुछ जैक है, इनकी कुछ सेटिंग है आगे, और ये कुछ नकल वगैरह चलाते हैं। हालांकि अब की बार आपका सेंटर बाहर गया था, तो सर उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे कि जो इस तरह की बातें करते हैं? देखो, मेरा कोई किसी को जवाब नहीं है, केवल और केवल एक संदेश है जी कि जो मेरे प्रिय बंधु है कमेंट्स करते हैं, इस तरह की भावना रखते हैं, पहला तो सबसे पहला मैं उन लोगों से अपनी जो मानसिकता है उसको वे बदलें जी। क्योंकि सेटिंग तो मुझे नहीं पता क्या चीज़ होती है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि अब से 96 साल पहले तक जब हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई टॉपर नहीं आता था,
तो क्या मैं इस वाक्य को कहने में संकोच नहीं रखूँगा, क्योंकि क्या सबसे उस टाइम से पहले 96 साल से पहले क्या पूरब में सेटिंग होती थी? ये तो एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे क्षेत्र में आज प्रतिभाएं निकल रही है, उनकी प्रतिभा पर ये जो हमारे बंधु हैं सभी, किस तरह के भी, जो नहीं जानता मैं, लेकिन सबको एक संदेश देना चाहूँगा, इस तरह से अपने ज़िले का और बच्चों की जो मेहनत है उस पर कटाक्ष करना ये दुखदाई है। दूसरी बात यह है कि ये तो एक सरकार पर भी सवाल है जी। जो राउटर है, हमारे वॉइस रिकॉर्डर है, सीसीटीवी है, तो उनकी जो मेहनत है हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मुख्यमंत्री जी की, उन पर भी कटाक्ष है। तो मेरे प्रिय बंधु जो इस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं, अपनी मानसिकता बदले, दूसरे पर कटाक्ष न करते हुए अपनी योग्यता को निखारने का प्रयास करें। ये और इस ज़िले के लिए तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं अपने सभी बंधुओं से, अपने सभी जो अभिभावकगण हैं या बच्चे हैं, जो मेरे ऐसे मित्र हैं जो इस तरह की बातें मन में शंका रख रहे हैं, तो अपनी प्रतिभा को आगे रखें और श्री राम को भी इस चीज़ में शामिल आगे करें, अपने आप भी जुड़े और हमें भी जोड़ें कि श्री राम आज जो है इन बच्चों की प्रतिभाओं को निखार कर पहुँचा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी मेरे प्रिय बंधु हैं, अध्यापक बंधु हैं, संस्था जो चला रहे हैं, सभी उनके मैनेजर है, डायरेक्टर है, उनको सभी मैं ये निवेदन करूँगा कि आप लोग भी इस तरह का प्रयास करते हुए इस क्षेत्र को आगे बढ़ाए, उनको बच्चों का मनोबल आगे बढ़े। आज श्री राम है तो कल मैं चाहता हूँ कि मेरे दूसरे बंधु हैं वे आगे पहुँचे, हमें बड़ी खुशी होगी, हम उन्हें जो है एक बहुत बड़ा सम्मान देंगे इस क्षेत्र में। शुक्रिया सर, इस सवाल के जवाब को आपने क्लियर किया, इस सवाल को आपने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर ऐसा होता तो अब से पहले क्यों नहीं हुआ था? सबसे पहले क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि जब नकलविहीन परीक्षा हो रही है, नकलविहीन परीक्षा में गवर्नमेंट को हमें साथ मिला है, बच्चों को साथ मिला है, तो प्रतिभा तो निकलेगी। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि प्रतिभाएं जो है, प्रतिभा तो कहीं से भी निकल सकती है। आप देख लीजिए जितने भी IAS PCS बन रहे हैं, बेचारा कोई रिक्शा चला रहा है परिवार वाला, कोई मजदूरी कर रहा है। बिल्कुल। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा नहीं है? शहरों में है। ऐसा नहीं है, मैं ना किसी शहर पर कटाक्ष करना ना किसी ग्रामीण पर, लेकिन मैं अपने उन्हीं सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है और उनसे आगे के लिए भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की भावनाएं मनों में न रखें, क्योंकि बच्चे का मन जो ऐसे टूट जाता है और हमारे क्षेत्र को भी इसमें प्रश्न चिन्ह बन जाता है। जो आज बागपत जाना जा रहा है इन मेधावी छात्रों के कारण आगे बढ़ा है, तो इस पर प्रश्न चिन्ह ना रखें। जी सर, अगला सवाल ये है कि कुछ अभिभावकों को ये लगता है कि जो श्री राम स्कूल है उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए, तो ये इसके बारे में क्लियर कीजिए सर बात। देखो, ऐसा मेरा मानना है कि जो हमारी संस्था है जी, ये तो सबकी अपनी अपनी एक मैनेजमेंट होता है कि वो कहाँ किस क्लास में कितनी फ़ीस रखेगा, लेकिन मेरे अनुसार जो है हमारी जो फ़ीस है बहुत लोअर सिस्टम की है। क्योंकि जो लोअर सिस्टम है क्यों है, हम देहात से जुड़े हुए हैं, शहर में हमारा स्कूल नहीं है, सबसे आउटर पे बड़ौद शहर से हम 4 किलोमीटर दूर है। तो जो फ़ीस वाला मैटर है उसमें मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है, बहुत लोअर फ़ीस है। क्योंकि जहाँ बड़े बड़े स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बड़ी बड़ी फ़ीस होती है, छोटी छोटी क्लासों की 25-30 हज़ार रुपये होती है। हमारे यहाँ तो केवल बहुत मिनिमम फ़ीस है, जो मिनिमम से मिनिमम होती है, जिसमें कि आप ये मान लो कि पूरे सेशन में 700-800 रुपये महीना भी नहीं बैठता। तो इससे कम और क्या फ़ीस लेकर के पढ़ा सकते हैं जी। सर, जब कोई भी व्यक्ति एजुकेशन से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब पालूँ और मैं सेटल्ड हो जाऊँ अपनी लाइफ में, लेकिन आपने पहले बच्चों को पढ़ाया, फिर एक स्कूल की स्थापना की। कहीं आपके मन में ये नहीं आया कि नहीं, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब कर लेनी चाहिए? हम जानना ही चाहते हैं कि स्कूल की स्थापना करने का विचार ये आपके माइंड में कैसे आया? देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं जी, क्योंकि सेटल भी वो वहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन उसकी कंडीशनें 2 होती है। अब जैसे अंगूर होता है, अगर लोमड़ी प्राप्त नहीं करे तो खट्टे हैं, ये बातें सामने आती है। किसी को मिला नहीं तो उसने अपना मोटिव दूसरा बना लिया, किसी को मिल गया तो उसमें घुस गया। कुछ कहानी मेरी भी ऐसी ही है। मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था, मेरे घर वालों का भी मेरा भी अपना सपना था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं,
और एयरफोर्स ज्वाइन करने का मेरा एक अपना मकसद था। जैसे मैंने 10th क्लास की, 10th क्लास के बाद मैंने जो है उसमें पेपर दिया, पेपर मेरा क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा मैंने मुकाम ले लिया है, लेकिन फिजिकली कंडीशन जो फिजिकल होता है उसमें मैं सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने कभी फिजिकल किया नहीं था। तो उस कारण फिजिकल के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। दूसरी बार मैंने टेस्ट दिया, देने के बाद मेरा फिजिकल हुआ, डॉक्टरी हुई, लेकिन दुर्भाग्य आप समझे से कि जो मेरी अपनी एक इच्छा थी वो मेरी पूरी नहीं हुई और मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। उसके बाद मैंने अपना सपना एजुकेशन की साइड घुमा दिया और घुमाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जब एजुकेशन मैंने एक टारगेट बनाया कि वहाँ सफलता आपको नहीं मिली, हालांकि उस सफलता के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसको मैंने ज़्यादा टाइम ना देते हुए अपना एक मोटिव एजुकेशन से बना लिया, जो मेरा अपना बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, और उसको मैंने फोकस करते हुए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसमें मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले अपना जो है उसको मोटिव किया, टारगेट को मोटिव करने के बाद उस पर फोकस किया, और फोकस करने के बाद मैंने एक ही टारगेट बनाया कि जिसमें आप घुस गए हो, आप एजुकेशन लाइन में घुसे हो, तो इसे पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करके ही सांस लेना। सर, आज आप सुबह से ही और बल्कि पिछले कई दिनों से काफ़ी बिजी है, और इतना बिजी आपका शेड्यूल हो गया है आजकल, उसी बिजी शेड्यूल में से आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे जितने भी जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे न्यूज़ चैनल वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, उन सबको मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो प्रतिभाएं अपने क्षेत्र में आई है, अपने ज़िले में आई है, सभी जागरूक है। उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें साहस बढ़ाने के लिए पूरा उनका प्रयास चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। रहा बात बिजी शेड्यूल की, ये हमारे सौभाग्य की भी बात है कि जब प्रतिभाएं निकल रही है, उनको हम आगे भेज रहे हैं, तो ये तो आपका हक बनता है कि आपको हमें समय देना चाहिए, और हम उसके लिए कभी पीछे नहीं रहेंगे। आगे भविष्य में भी मैं ये कामना करता हूँ कि ये प्रतिभाएं आगे बनी रहे, और जो परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिला है और उसमें हम प्रयास करते रहे, और आप सभी को इसके लिए प्रेरित करते रहे, आप आते रहे, मिलते रहे, बातें करते रहे। बहुत अच्छा लगता है मुझे बातें करना। थैंक यू सर।